नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ब्रांच मैनेजर बनते हो तो आपको कितना सैलरी एंड इंसेंटिव मिलेगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कितना दिन माइक्रो फाइनेंस में आपको काम करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में बात करूंगा माइक्रो फाइनेंस में अगर आप एज ए ब्रांच मैनेजर ज्वाइन करते हो तो आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मैं खुद माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूँ। पिछले 4 साल से माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, अभी भी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। और मैंने ऑलरेडी मेरा एल&टी फाइनेंस का अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। जो लोग नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। के लिए अगर आप फ्रेशर हो, अगर फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री में बहुत कम क्वालिफिकेशन लेके आदमी जो है बहुत अच्छे पोजीशन में जा सकता है। और एक लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर के हालात देखने के बाद। तो मजबूरी में क्या होता है, मैक्सिमम लोअर मिडिल क्लास बच्चे को जो है मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स या एचएस हायर सेकेंडरी कंप्लीट करता है, उसके बाद जो है पढ़ाई कर नहीं पाता है। तो बहुत लोग सोचता है कि अगर मैं एचएस पास करूँगा तो क्या करूँगा? वो लोग जाके बाहर काम करता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, अभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है एचएस मतलब 12 पास कैंडिडेट को जो भी है ब्रांच मैनेजर के लिए क्वालीफाई कर रहा है। पहले फाइनेंस ब्रांच मैनेजर के लिए 12 पास लग रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंपनी भी है जिसमें विदाउट ग्रेजुएट माइक्रो फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर के लिए क्वालीफाई नहीं करता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना चाहूँगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। एज ए फ्रेशर जब आप माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करेंगे तो पहला जो आपका पोस्ट होगा वो होगा CRO, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। कुछ कंपनी में उसको बोलते हैं FLO, फील्ड लोन ऑफिसर। तो कुछ अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में फील्ड ऑफिसर का बेसिक ड्यूटी होता है हर रोज ब्रांच में रिपोर्ट करना, उसके बाद फील्ड में निकल जाना, फील्ड में जाके कस्टमर से कलेक्शन करना, नया नया समूह बना के जो है लोन प्रोवाइड करना, उस ग्रुप से मतलब फिर पैसा कलेक्शन करके लाना। तो एज ए फील्ड लोन ऑफिसर जब आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो होता है नया नया समूह बना के लोन प्रोवाइड करना। तो ये हो गया आपका मतलब फील्ड लोन ऑफिसर का ड्यूटी। उसके बाद आप नेक्स्ट जब आप अच्छे काम करते हो मतलब काम करते जाते हो तो फिर आप आते हो सीनियर सीनियर फील्ड ऑफिसर। सीनियर फील्ड ऑफिसर के बाद आप बनते हो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बनते हो आप ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में 4 साल काम करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप देखते हो आप पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हो, आपके दोस्त आया 6 महीने बाद सीनियर ऑफिसर बना, 1 साल बाद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, फिर 1.5 साल के बाद ब्रांच मैनेजर। तो देखिए ये तो मतलब किसी किसी आदमी के साथ ऐसा हो जाता है कि ज्वाइन करने के 1-1.5 साल बाद जो है मैनेजर बन जाते हैं। मैंने भी देखा, मेरे एक दोस्त ने उसके पहचान या बंदे को मतलब माइक्रो फाइनेंस में घुसवाया और वो जो है उसके बाद आके ज्वाइन करने का उससे बहुत जल्दी प्रमोशन लेकर अभी मैनेजर बन गया। तो ये तो नसीब की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप एज ए ब्रांच मैनेजर बनना चाहते हो तो कम से कम आपको 4 साल देना पड़ेगा। अभी आते हैं सैलरी। माइक्रो फाइनेंस का ब्रांच मैनेजर का सैलरी कितना मिलता है, ये है मुद्दा पॉइंट। देखिए माइक्रो फाइनेंस का जो ब्रांच मैनेजर का सैलरी मिलता है वो होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप बन जाओगे सैलरी भी आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में अभी माइक्रो फाइनेंस का जो ब्रांच मैनेजर का सैलरी चल रहा है वो चल रहा है 20 से 35,000, मतलब 20,000 से 35,000 तक आप एज ए ब्रांच मैनेजर कमा सकते हो माइक्रो फाइनेंस में। उसके बाद अलग से फ्यूल अलाउंस एंड इंसेंटिव मिलता है। ये इंसेंटिव जो है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और सैलरी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप 2 साल माइक्रो फाइनेंस में काम करने के बाद कोई भी कंपनी में मैनेजर बनेंगे
तो आपका जो सैलरी डिसाइडेड होगा वो होगा 20 से 30,000 के अंदर। मैक्सिमम टाइम 22,000, 24,000, 25,000 का सीटीसी आपको मिलेगा, क्योंकि जो है आप ज़्यादा दिन एक्सपीरियंस हुए ही नहीं। तो क्या होगा, कोई भी कंपनी में अगर काम करते हो, अब एज ए फ्रेशर कितना सैलरी में आप ज्वाइन करोगे? 15,000, 18,000 ऐसे से ज्वाइन करोगे ना। 15,000 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपको सैलरी देगा एज ए फ्रेशर। नहीं तो मैक्सिमम कंपनी जो है 12-13,000 सैलरी पड़ेगा। 15,000 में अगर आप ज्वाइन करते हो, 2 साल में अगर आपका प्रमोशन हो जाता है मैनेजर में, 15,000 में आपका एक बार इंक्रीमेंट हुआ, 2 बार इंक्रीमेंट होगा, 18,000 आपका बेसिक सैलरी देगा। उसके बाद अगर आप मैनेजर बन जाते हो, कोई भी अगर कंपनी में अगर मैनेजर भी बन जाते हो, तो आपको कितना हाइक देगा? 20%, 30% भी अगर हाइक देता है तो 18,000 का सैलरी बढ़ के हो गया 23,000। 23,000 का अगर सीटीसी मिलता है तो 22-21,000 आपको नेट पे मिलेगा। लेकिन वही अगर आप अगर 5 साल काम करते रहोगे माइक्रो फाइनेंस में, धीरे धीरे आपका बेसिक सैलरी 20-25,000 हो जाएगा। फिर 25,000 सैलरी होने के बाद अगर कोई भी कंपनी में आप मैनेजर बनते हो और 20% भी आपको हाइक देगा तो 30,000 आपका मतलब 30,000 बेसिक सैलरी हो गया। तो ऐसे भी मैंने ब्रांच मैनेजर देखा है जिसका बेसिक सैलरी है 25,000, और मैंने ऐसा भी ब्रांच मैनेजर देखा है उसका जो बेसिक सैलरी है 50 से 60,000। तो ये जो सैलरी डिसाइड होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में, ये होता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, सैलरी भी आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। एज़ ए अगर ब्रांच मैनेजर आप कोई भी कंपनी में 2 साल में अगर मतलब 2 साल काम करने के बाद फिर दूसरे कंपनी में आप जाते हो, तो आपका 2 साल एक्सपीरियंस काम आएगा दूसरी कंपनी में सैलरी हाइक करने में। 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जब 25,000 का भी सैलरी लेके आप जाएँगे ना, दूसरी कंपनी में आप 30% भी हाइक माँग सकते हो। 25,000 का अगर 30% हाइक दे दिया तो 32,000 हो गया। उसके बाद वहां से 2 साल काम करने के बाद फिर आपको हाइक मिला तो 40,000। फिर आप जो है एरिया मैनेजर बन गए। तो देखिए, इंडस्ट्री में तो पैसा है लेकिन आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। अभी लास्ट में बताते हैं ब्रांच मैनेजर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए माइक्रो फाइनेंस ब्रांच मैनेजर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बना हो चुका है। एज ए ब्रांच मैनेजर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ब्रांच में जो टारगेट आएगा, उस टारगेट को जो है आपके अंडर जितने भी फील्ड ऑफिसर है, उस फील्ड ऑफिसर के कैपेबिलिटी के हिसाब से उस टारगेट को डिवाइडेड कर देना। उसके बाद एक ब्रांच मैनेजर का टारगेट मतलब ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है कि उसके अंडर जितना भी पोर्टफोलियो होता है उसके ब्रांच में, उस पोर्टफोलियो को 100% कलेक्शन क्लियर करना। देखिए, एज यूजुअल 100% नहीं होता है। ब्रांच के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से जो टारगेट दिया जाएगा उस टारगेट को कंप्लीट करना। उसके बाद एक ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ब्रांच में जितना से ज़्यादा जितना मतलब हो मतलब एनपीए को रिड्यूस करना है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई भी लोन एनपीए में चला जाता है तो कंपनी का लॉसेस होता है। तो एक ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एनपीए को रिड्यूस करना, मतलब एनपीए को कमाना। एक ब्रांच मैनेजर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फील्ड में जिस भी एरिया में लोन दे रहे हो आप, उस एरिया को पहले वेरीफाई करो कि उस एरिया का कस्टमर क्या है। देखिए, एज अ फील्ड ऑफिसर जब आप किसी को भी टारगेट दोगे, वो तो टारगेट के चक्कर में कोई भी एरिया में जाके फॉर्म भर सकता है, वो तो उसका काम है। लेकिन एज ए ब्रांच मैनेजर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपके फील्ड ऑफिसर जो है गलत एरिया में लोन ना दे। गलत एरिया में अगर लोन देता है तो उस पैसा रिटर्न आना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर का बहुत सारा कॉन कॉल होता है, ये चीज आपको मतलब ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ब्रांच मैनेजर पोजीशन में जाके आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो फील्ड ऑफिसर हो क्योंकि आपका ब्रांच मैनेजर सिर्फ फोन में लगा रहता है, तो ऐसा गलत है। एक ब्रांच मैनेजर का पूरा ब्रांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पूरा दिन में जितना कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद कितना विजिट हुआ, कितना बिजनेस हुआ, उसको जो है एक्सेल में जो है उसके जो है हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ता है। एक ब्रांच मैनेजर को मतलब अगर किसी दिन कलेक्शन खराब होता है तो उसके लिए मतलब एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों कलेक्शन खराब हुआ। एक ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके फील्ड ब्रांच में अगर कोई भी फील्ड ऑफिसर अगर बीमार हो गया, उसका पोर्टफोलियो को जो है ब्रांच मैनेजर का जाके कलेक्शन करता है। तो बहुत सारा काम ब्रांच मैनेजर का होता है। अगर इसके लिए एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कम से कम आप 10 कमेंट करो कि ब्रांच मैनेजर का डिटेल्स, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।